गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबकी तबीयत अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2023 के जीएसटी के अमेंडमेंट्स। अभी तक तो आप लोगों ने सारा रिवीजन और सब अच्छे से कर लिया होगा, तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी बीच में अमेंडमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबको पता है अमेंडमेंट्स आर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। वैसे तो जीएसटी में ज़्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, पर फिर भी जितने हैं उतने अच्छे से करने पड़ेंगे ना। एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमेंडमेंट इन कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के कंसेप्ट में एक क्लैरिफिकेशन आया, एक सर्कुलर आया, जिसमें कि टैक्स पेयर्स ने यानी असेसी ने, हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि क्या जो नो क्लेम बोनस का डिडक्शन हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब भाई ये नो क्लेम बोनस क्या होता है, पहले इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है। इंश्योर्ड इज वी, मतलब हम लोग जो हमारा इंश्योरेंस करवा रहे हैं। जैसे मैं इंश्योर्ड हूँ, इंश्योरर इन माय केस विल बी इंश्योरेंस कंपनी, इन एवरीवन्स केस विल बी इंश्योरेंस कंपनी रादर। तो इंश्योर्ड इज जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरर यानी जो इंश्योरेंस कर रहा है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योर्ड क्या इंश्योरेंस प्रीमियम देता है इंश्योरर को। इंश्योरर एट द टाइम जब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करते हैं, वापस जो भी पैसा वगैरह देते हैं वो सब अब अलग बात है। क्वेश्चन जीएसटी में एक ये पूछा गया कि क्या एक नो क्लेम बोनस होता है, उसका डिडक्शन हमें मिलेगा क्या। जो डिडक्शन मिलता है, सॉरी, नो क्लेम बोनस का डिडक्शन मिलता है, कहाँ से मिलता है, इंश्योरेंस कंपनीज से मिलता है। फ्रॉम किस में से मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योर्ड पे करता है, क्या उसको कंसिडरेशन माना जाएगा और देयरफॉर क्या इसको सप्लाई माना जाएगा। क्या मतलब ये बोल रहा है कि मान लो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 500 रुपया एज इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मैंने इंश्योरेंस ली तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दिया 500 रुपया। अब जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को नो क्लेम बोनस देगी और उसका पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम में से काटेगी, नो क्लेम बोनस मान लो 100 रुपये का, जो इंश्योरेंस प्रीमियम 500 मैंने पे किया उसमें से काटेगी, डिडक्ट करेगी। क्या ये 100 रुपये को मैं अलग से कंसिडरेशन मानूं और देयरफॉर इस पे सप्लाई मानते हुए जीएसटी लगेगा क्या। क्या चीज की सप्लाई हुई, पहले तो ये बताओ। सॉरी, for agreeing to obligation to refrain from an act of lodging इंश्योरेंस क्लेम, यानी मैं अग्री कर रही हूँ कि मैं इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च नहीं करूंगी, तो देयरफॉर मैं रिफ्रेन कर रही हूँ खुद को, मैं इंश्योरेंस के क्लेम लॉन्च नहीं करूंगी। देयरफॉर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम में से कुछ पैसा काटती है जिसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। क्या वो पैसे को कंसिडरेशन मानते हुए, सेपरेट सप्लाई मानते हुए जीएसटी लगाया जाएगा। इस पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी कि ये जो नो क्लेम बोनस वाली प्रैक्टिस है, ये इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत प्रिवेलिंग है, यानी कॉमन पार्लेंस में बहुत ज़्यादा चलती है। तो इस पे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, देयरफॉर इसको कंसिडरेशन भी नहीं मानेंगे, देयरफॉर इस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी तो तभी लगता है जब सप्लाई, कंसिडरेशन, बिजनेस, ये सब एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई होंगे। करेक्ट है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम में से कुछ पैसा काटती है नो क्लेम बोनस का, किस बात का पैसा, क्योंकि सामने वाला इंश्योर्ड ये प्रॉमिस करता है कि वो अपने आप को रिफ्रेन करेगा इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने से, तो उस पर उसको ना कंसिडरेशन माना जाएगा, ना उसको सप्लाई माना जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्या बोलती है, अच्छा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9(3) में पढ़ा था, कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज थी जिसमें आरसीएम अट्रैक्ट होता है, जिसमें से कि एक एंट्री थी, कोई सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी देता है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो इसमें आरसीएम अट्रैक्ट होगा। और आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा, रिसिपिएंट बीइंग बिजनेस एंटिटी। हाँ, कुछ एक्सेप्शन थे जिसमें फॉरवर्ड चार्ज इसमें अट्रैक्ट होगा, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज, एयरक्राफ्ट वेसल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें सब एफसीएम था, आरसीएम था, वो अपन ने बाद में उस समय पढ़ लिया था। एट प्रेजेंट एक नया क्लॉज ऐड हुआ है एक्सप्लेनेशन में, जो कि ये बोलता है
अच्छा, क्लॉज किस में नोटिफिकेशन में ऐड हुआ है? 13 नोटिफिकेशन में, जो आरसीएम की नोटिफिकेशन थी 13/2017। क्या बोलता है? अर्लियर दिस नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ सेम शैल अप्लाई टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच शैल ऑल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमने क्लास में पढ़ा है कि कोई भी सर्विसेज सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट बिजनेस एंटिटी को दे तो सामने बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स पे करेगी। करेक्ट है। ये क्लॉज अब नया ऐड होते हुए बोलता है कि इसका जो बेनिफिट है, द प्रोविजन ऑफ दिस एंट्री, यानी कौन सी एंट्री? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाली एंट्री, हैज बीन एक्सटेंडेड टू कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय देम। यानी अब कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें भी रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। कैसी सर्विसेज? जैसे कि रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस टू टेलीकॉम कंपनीज, यानी टेलीकॉम कंपनीज को कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी कोई प्रेमाइसेस रेंट पे दे रहे हैं और उनको रेंट का पैसा आ रहा है, तो टेलीकॉम कंपनीज बीइंग रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। या फिर जो इनके चैम्बर्स बने हुए होते हैं ना, वो लोग लॉयर्स को रेंट पे देते हैं, तो जो लॉयर्स को रेंट पे दिए चैम्बर्स, उसमें रिसिपेंट कौन है? लॉयर्स। प्रोवाइडर कौन है? कोर्ट या ट्राइब्यूनल। पैसा किसको आ रहा है? कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। पर रिवर्स चार्ज में लॉयर्स टैक्स पे करेंगे। करेक्ट है। वापस बता देती हूँ क्या बोल रही है एंट्री। पहले सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी, सॉरी लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी खुद। यही प्रोविजन कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स को एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अब आरसीएम कब लगेगा? जब कोर्ट ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। कोई डाउट नहीं है। एक यहाँ पॉइंट आता है कि हमने पढ़ा था Schedule 3, any services by court or tribunal for established under any law for the time being in force, यानी कोर्ट या ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विसेज दे, it will not be considered neither as supply of goods nor as supply of services as per Schedule 3, therefore जीएसटी नहीं लगेगा। तो दो बातें कैसे हो रही है भैया? एक तरफ तो आप कह रहे हो Schedule 3 है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एक तरफ आप कह रहे हो इस क्लॉज के थ्रू कि भाई आरसीएम लगेगा। तो therefore इस पे एज ऑन डेट कंफ्यूजन है। प्रोफेशनल्स का ये व्यू है कि अगर कोर्ट ट्राइब्यूनल लीगल सर्विसेज दे रहा है तो Schedule 3 में कवर होगा, देयरफॉर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब प्राइमरी सर्विसेज अदर देन प्राइमरी एंड लीगल सर्विसेज, प्राइमरी सर्विसेज दैट इज लीगल सर्विसेज, जो सेकेंडरी सर्विसेज है जैसे कि रेंट पे देना प्रॉपर्टी, उसमें आरसीएम में सामने अगर बिजनेस एंटिटी है तो वो टैक्स पे करेगी। पर एग्जाम में नहीं समझ में आपने ऑल्टरनेटिव व्यू लिख देने का फॉर सेफर साइड कि भाई ऑल्टरनेटिवली ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एग्जेम्पशन। चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो क्या उसमें एग्जेम्पशन है। हमने इसमें पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी बंदा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रहा है तो उसमें एग्जेम्पशन है। मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कोई बिल्डिंग में रेंट पे दे रही हूँ सामने वाले को, उसमें एग्जेम्पशन है। पर कब एग्जेम्पशन नहीं है? एक्सेप्ट वेर इट इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी सामने अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रही हो तो उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रही हो तो एग्जेम्पशन है। कमर्शियल पर्पस, और इसमें आरसीएम में एंट्री थी साइमल्टेनियसली जो अपन ने क्लास में पढ़ी थी। दोनों को कंबाइन करते हुए अपन ने मोटा मोटी ऐसा व्यू निकाला था कि अगर रेजिडेंस पर्पस के लिए दे रहे हो एग्जेम्पशन है, कमर्शियल के लिए दे रहे हो सामने रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, देयरफॉर एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। और अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो एफसीएम है। अपन ने ये पढ़ा था। अब इसी एंट्री में एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है जो कुछ नहीं इसी एंट्री को घुमा फिरा के इसको क्लैरिफाई करता है, कंफ्यूजन हटाता है। क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, यानी इस एंट्री में एग्जेम्पशन के पर्पज के लिए ही, सिर्फ उसी पर्पज के लिए, दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर। मतलब इस एंट्री में ऐसी सारी सर्विसेज कवर होगी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की जहाँ पे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक बंदे को जहाँ पे की रेंटिंग करी है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसको? सामने रजिस्टर्ड पर्सन को। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज प्रोप्राइटर ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न,
and rents the dwelling in his personal capacity for use as his own residence, and such renting is on his own account and not that of proprietorship concern। यानी क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, कंफ्यूजन क्लैरिफाई किया है, कंफ्यूजन हटाया है। ये बोलता है कि ये एंट्री में कौन सी एग्जेम्पशन कवर होगी, वो एग्जेम्पशन कवर होगी जहाँ पर कि साम जो रेंट पे दे रहा है उसकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, खुद के अकाउंट में दे रहा है, खुद की पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, या प्रोप्राइटरशिप नेचर में नहीं दे रहा है, मतलब कमर्शियल नेचर में नहीं, रेजिडेंशियल पर्पस में दे रहा है, तब तो एग्जाम्पशन मिलेगा। नहीं दे रहा है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, तो क्या टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, कमर्शियल नेचर है, सामने रजिस्टर्ड है, आरसीएम लगेगा, नहीं तो एफसीएम लगेगा। इतना ही इस एंट्री में। नेक्स्ट, एक अपन ने और एग्जेम्पशन एंट्री पढ़ी थी जिसमें था कि अगर रोड्स या ब्रिजेस को एक्सेस कर रहे हो, मतलब जो बड़ी टोल रोड्स है, ब्रिज हुआ, हाईवेज है, इनमें आप जा रहे हो और टोल का पेमेंट कर रहे हो, चाहे एन्यूटी में पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें एग्जेम्पशन था। पर अब गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया यानी अब ये टैक्सेबल है। तो अब अगर आप एन्यूटी पेमेंट कर रहे हो, एग्जाम में आ जाए रोड या ब्रिजेस पे एक्सेस कर रहे हो और एन्यूटी का पेमेंट कर रहे हो, एग्जेम्पशन है क्या? नो, एग्जेम्पशन नहीं है, विड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट, एक और एग्जेम्पशन क्लैरिफिकेशन आया है इन नेचर ऑफ एजुकेशन सर्विसेज। क्या बोलता है ये एग्जेम्पशन? भाई अपन ने पढ़ा था कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज पढ़ी थी, अगर वो देता है तो उसमें एग्जेम्पशन था, नहीं था, वो अपन ने सारा पोस्टमार्टम किया था। अब एक नई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से मांगी कि क्या ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन पे इसको एग्जाम्पशन मिलता है? करेक्ट है, अपन ने पढ़ा था क्लास में। क्या इस एंट्री का बेनिफिट इनको भी एक्सटेंड हो जाएगा क्या? किनको? ऐसी कोई अथॉरिटी, बोर्ड या बॉडी जो कि सेंट्रल स्टेट या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में कवर है, ऐसी कोई बोर्ड बॉडी है जो सेंट्रल स्टेट या एनटीए के अंडर में कवर है, वो एंट्रेंस एग्जाम करा रही है, क्या उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हुए एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या एंट्री टैक्सेबल रहेगी? तो गवर्नमेंट ने यह क्लैरिफाई किया कि कोई भी बॉडी, बोर्ड जो कि सेंट्रल स्टेट या एनटीए के अंडर में कवर्ड है, अंडर में स्टैब्लिश्ड है, और वो एंट्रेंस एग्जाम करा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। पर क्या? लिमिटेड पर्पस के लिए माना जाएगा। कौन सा लिमिटेड पर्पस? कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने का लिमिटेड पर्पस के लिए ही माना जाएगा, देयरफॉर इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज दे रही है उसमें किसमें एग्जेम्पशन है? गवर्नमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी, क्या जीएसटी लगेगा? क्या किस पे लगेगा? वेदर जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेस टू इट्स पर्सनल। यानी जो एयरफोर्स की मेस है या कोई और मेस है, ये लोग अकोमोडेशन की सर्विसेज देते हैं अपने ही बंदों को, अपने ही पर्सनस को, क्या उसमें जीएसटी लगेगा या क्या उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा? तो क्लैरिफिकेशन ये दी कि जो भी सर्विसेज सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज देती है, बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 6 एग्जेम्पशन मिलेगा सामने। पर अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, कोई भी बंदे को दे, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे, तो उसमें एंट्री नंबर 6 अपन ने पढ़ा था एग्जेम्पशन में कि एग्जेम्पशन मिलता है। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड अकोमोडेशन सर्विसेज बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर मेस, जैसे कि आर्मी की मेस है, नेवी मेस है, पारामिलिट्री में से, पुलिस फोर्स में से, ये अपने बंदे को, अपने ही पर्सन्स को कोई भी सर्विसेज देती है अदर देन बिजनेस एंटिटी, ऑब्वियसली पर्सन्स को दे रही है, तो उसमें एंट्री नंबर 6 में कवर होते पे इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछे कि अकोमोडेशन सर्विसेज एयरफोर्स ने मेस ने दिया बिजनेस एंटिटी को, टैक्सेबल है, अच्छा अपने ही बंदे को दिया, एयरफोर्स में कोई काम कर रहा है उसी को दिया, आर्मी ऑफिसर को दिया, एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अमेंडमेंट इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी कुछ अमेंडमेंट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, रादर आई शुड से नॉट अमेंडमेंट, क्लैरिफिकेशन ये मांगा गया कि क्या जो नो क्लेम बोनस अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था जिसमें बोला था सप्लाई नहीं मानेंगे, कंसिडरेशन नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन कुछ और है कि जो नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी देती है इंश्योर्ड को,
क्या उसको एडमिसिबल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माना जाएगा क्या? उसको कंसिडरेशन नहीं माना है, सप्लाई नहीं मानना है, तो क्या उसको अब डिस्काउंट माना जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो लेस होगा क्या? तो क्लैरिफिकेशन, अच्छा 50 अपन ने सेक्शन 15 में पढ़ा था, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, प्री डिस्काउंट, पोस्ट डिस्काउंट। पोस्ट यानी पहले से अग्रीमेंट वगैरह होना चाहिए, प्री यानी पता है पहले से, वो पढ़ा था अपन ने। तो गवर्नमेंट को ये पूछा गया कि मान लिया आपकी बात, नो क्लेम बोनस को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे, तो क्या आप उसको डिस्काउंट मानेंगे? वैल्यू में से तो लेस होगा, या उस पर भी जीएसटी लगेगा? इसका हिसाब तो नहीं, तो 2 बार जीएसटी लग जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन ये बोली कि एज पर 2 बार हो गया, एक बार हटा देना। एज पर सेक्शन 15(3)(a वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो 15(3)(a बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा डिस्काउंट? विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी प्री डिस्काउंट। ये किसकी बात कर रहा है? प्री डिस्काउंट की, कि अगर प्री डिस्काउंट दिया तो उसको वैल्यू में से डिडक्ट करते, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है। Insurance company makes the disclosure of fact of availability of discount in form of NCB to insured an insurance policy document itself, यानी इंश्योरेंस कंपनी से डिस्क्लोज करती है एनसीबी के बारे में, जो भी प्रोविजन क्लॉजेज है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स देती है उसमें ऑलरेडी वो लिख के देती है एनसीबी के रिलेटेड सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनसीबी इन द इनवॉइसेज ऑल्सो, और उसकी डिटेल्स जो इनवॉइस काटती है उसमें भी लिखती है। A pre-disclosure of NCB amount in the policy discount and specific mention in the invoices is in accordance with 15(3)(a की conditions, यानी therefore पहले से पता है सॉरी मतलब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में पहले से लिख रही है, इनवॉइस में मेंशन कर रही है, मतलब पहले से पता है। तो therefore NCB यानी जो ये बोनस है, कौन सा बोनस? नो क्लेम बोनस, इसको एक परमिसेबल डिडक्शन माना गया है 15(3)(a में, और देयरफॉर इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस किया जाएगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, और साथ ही इसको कंसिडरेशन अलग से नहीं माना जाएगा, वो अपन ने ऊपर पढ़ा है ऑलरेडी। अकॉर्डिंगली वेयर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनसीबी is provided in invoice issued by insurer यानी इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड, जीएसटी शैल बी लेवेबल ऑन, किस पे ही लगेगा जीएसटी? सिर्फ एक्चुअल प्रीमियम अमाउंट पे ही लगेगा, डिडक्ट करने के बाद एनसीबी का पैसा, ना कि पूरे पे लगेगा। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में एक अमेंडमेंट है, पढ़ते हैं क्या अमेंडमेंट है। वैसे तो कोई लंबा चौड़ा अमेंडमेंट नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि अच्छा अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था, कोई टेक्निकल इशू आ गया था। क्या बोलता है ये रूल, जो नया रूल है? अच्छा अपन ने पढ़ा था कि सप्लायर को, रिसिपिएंट को, सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट करना होता है, करेक्ट है? नहीं तो आईटीसी रिवर्सल करनी पड़ती है। अच्छा रिवर्सल अपन ने पढ़ा था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट करनी पड़ती है, 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, वो सब अपन ने प्रोविजन पढ़ा था कि सप्लायर को 180 डेज में इनवॉइस इशू करने के रिसिपिएंट को पेमेंट कर देना चाहिए सप्लायर को, नहीं तो आईटीसी रिवर्सल होगी, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट होगा। अच्छा फिर उस बाद में जाके आगे पेमेंट कर दिया तो क्या आईटीसी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, पर इंटरेस्ट का पैसा वापस मिलेगा क्या? वो नहीं मिलेगा। वो सब अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। अब रूल क्या बोलता है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यानी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। ये क्या बात करता है? ये और अलग बात है, पढ़ते हैं। A registered person avails ITC in GSTR 3B for a tax period in respect of invoice or debit note, the details of which are uploaded by supplier in GSTR 1, but not in GSTR 3B for the tax period till 30 September following the end of financial year to which debit note or invoice pertains। मतलब क्या ये बोल रहा है कि कोई बंदा GSTR 3B में आईटीसी क्लेम कर लेता है, तो अपन तो आईटीसी वैसे भी 3B में ही लेते हैं। अब 1 में तो आउटवर्ड सप्लाई, 2A में इनवर्ड, और 3B में आईटीसी आउटवर्ड माइनस इनपुट नेट पेमेंट आता है, यही होता है। तो 3B में अपन आईटीसी क्लेम करते हैं, पर जो सप्लायर है उसने क्या कारनामा किया? उसने जीएसटीआर 1 तो टाइमली भरा, गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 अपने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल टाइमली गई 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो वो मेरे 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक 2A 2B में आ गई होगी, तो मैंने मेरे 3B में ले ली।
पर सप्लायर ने गवर्नमेंट को 3B फाइल करके नहीं दिया। मतलब गवर्नमेंट के पास सप्लायर से क्या टैक्स का पैसा आया? क्या नहीं आया? पैसा तो 3B में ही आता है, टैक्स का पैसा नहीं आया, सिर्फ 1 भरा है सप्लायर ने, भाई 3B नहीं भरा है। वापस समझना, सप्लायर ने 1 भरा, मेरे 2A 2B में आ गया होगा, उससे टाइमली भरा, मेरे 2A 2B में आ गया, मैंने मेरी ITC 3B में ले ली। पर सप्लायर ने अपने GSTR 3B का अपडेट नहीं किया। मतलब सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ 1 बताया। गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। कैसे? वहां से टैक्स आया नहीं और यहाँ से मैंने ITC ले ली, यही हो रहा है। अच्छा, कब तक ले ली? 30 सितंबर तक ले ली, जो लक्ष्मण रेखा पड़ी थी अपन ने वहां तक ले ली। मैंने तो गलत ले ली ITC, मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि सप्लायर टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किया ही नहीं है। अपन ने पढ़ा था सेक्शन 16(2) में कि सप्लायर को गवर्नमेंट को एक कंडीशन दी, पेमेंट कर देना चाहिए टैक्स का, उसने कहा पेमेंट किया और मैंने ITC ले ली, तो देयरफॉर मेरे को ITC अब रिवर्स करनी पड़ेगी। जो अपन 180 डेज वाला समझ रहे थे अभी पहले, वो रिसिपिएंट को सप्लायर को पेमेंट करना। ये क्या बोल रहा है नया प्रोविजन? सप्लायर को गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहिए। दोनों ही केस में ITC रिवर्सल है, पर डिफरेंस समझना, उसमें रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा सप्लाई का, इसमें सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। और वो सप्लायर ने 3B में करते हैं, 3B में नहीं किया, सिर्फ GSTR 1 भर के रख दिया ताकि मेरे को ITC फ्लोट हो जाए, मेरे को ITC मिल जाए। एज सच, अच्छा तो मैंने गलत ITC ली, अब मैं ITC का रिवर्सल करूंगी। As such, amount of ITC shall be reversed by recipient, यानी मैं ITC रिवर्स कर दूंगी while furnishing 3B on or before 30th November following end of financial year during which such ITC has been availed। यानी मैंने ITC 30 नवंबर तक ले ली होगी, तो मेरे को अब ITC रिवर्स करनी पड़ेगी। कब तक रिवर्स? अच्छा, किस में रिवर्स करनी पड़ेगी? 3B में। कब तक? वही 30 नवंबर से पहले रिवर्स करूंगी ना। इफ ITC इज नॉट रिवर्स्ड, मैंने गलत ITC ली तो मैं 30 नवंबर से पहले वापस रिवर्स कर दूंगी। पर अगर मैंने रिवर्स नहीं किया, सेम शैल बी पेबल अलोंग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। या तो मैं तमीज से ITC रिवर्स कर दूं, अगर मैंने नहीं की तो मेरे को वापस पेमेंट करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा पर इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? सप्लायर ने 3B नहीं भरा तो मेरे को ITC नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसे देखा जाए टेक्निकली तो पैसा नहीं गया है। तो जब मेरे को ITC रिवर्स करनी पड़ती तो कब तक? 30 नवंबर तक। पर अगर मैंने 30 नवंबर तक नहीं किया तो मैं कैसे रिवर्स करूंगी? इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करूंगी। अच्छा, मान लो आगे जाके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिया हो थोड़े दिन बाद, अगर सप्लायर सब्सिक्वेंटली 3B फाइल कर देता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है, अब क्या मैं वापस ITC ले सकती हूँ? क्या रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल क्रेडिट फॉर टैक्स पीरियड देयर आफ्टर इन GSTR 3B में वापस ITC ले सकती हूँ। पर माइंड डेट, क्या मैं इंटरेस्ट ले सकती हूँ क्या वापस? वो नहीं ले सकती भैया, वो तो गया। पहले मेरे को ITC नहीं लेनी चाहिए थी, सबसे पहले गलती। ले ली तो रिवर्स करो, रिवर्स भी टाइमली नहीं किया, इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करो। अच्छा, बाद में अगले सप्लायर ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, अब क्या मेरे को वापस ITC मिलेगी? हाँ, अब तो मिलेगी, अब तो प्रॉपर मैकेनिज्म चल रहा है, तो अब मेरे को ITC मिल जाएगी। पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन चैप्टर। क्या बोलता है? जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें 2 नए स्टेप्स इंक्लूड हुए जो कि पहले नहीं थे। फर्स्ट इज, अच्छा अपन ने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन में कि GST नंबर पैन बेस्ड होता है, पूरा ही पैन नंबर है। GST नंबर 15 डिजिट्स का होता है, जिसमें कि पैन डिजिट भी आता है, तो पूरा पैन से लिंक हुआ हुआ होता है। पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फेच्ड फ्रॉम CBDT डेटाबेस, यानी ऐसा पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो कि CBDT यानी डायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है अपना, कौन सा? CBIC। इन्होंने क्या बोला? CBDT से हम लोगों ने डेटा इंफॉर्मेशन निकाला है, विल बी कैप्चर्ड एंड रिकॉर्डेड इन GST REG 01 and OTP based verification will be conducted at the time of registration on such PAN linked mobile number and email address to restrict misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN holder। मतलब क्या दिक्कत होने लगी कि कोई, मेरे पास किसी का मान लो XYZ का PAN नंबर है, मैं उसके PAN नंबर से
लेके घोटाले करने लग गई। तो गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसीजर में चेंज किया, नया स्टेप लेके आई। क्या बोलती है, जो पैन नंबर, ईमेल आईडी, पैन बेस्ड मोबाइल नंबर, लिंक नंबर, जो भी समझो, ये सीबीडीटी के डेटाबेस से हमने लिया है, कैप्चर किया है, वो जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे उसमें कैप्चर हो जाएगा और आपके मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड नंबर है या ईमेल एड्रेस, उस पर एक ओटीपी जाएगा, फिर आप उसको वैलिडेट करोगे। अच्छा, ये क्यों किया? क्योंकि जो मिसयूज हो रहा है पैन नंबर का वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और नया क्या स्टार्ट किया पता है? अ पायलट प्रोजेक्ट इज टू बी कंडक्टेड इन स्टेट ऑफ गुजरात फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स। यानी दिस विल हेल्प इन ट्रैकिंग ऑफ फेक एंड फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब गुजरात के स्टेट में गवर्नमेंट क्या करेगी पता है? बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट कर रही है आधार का, जिससे कि जो फेक रजिस्ट्रेशन है वो पता चल जाए। फेक रजिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं लोग? ताकि आईटीसी पास होना होता है। तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और स्ट्रिंजेंट कर रही है और स्ट्रिक्ट कर रही है दो चीज़ों से। कैसा? एक तो जो सीबीडीटी के डेटाबेस से पैन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आएगा, वो आपको RAG01 में कैप्चर हो जाएगा, उससे ओटीपी वैलिडेट करना है और फिर आगे वेरिफिकेशन करना है, ताकि आपका जो पैन नंबर का मिसयूज़ कम हो सके। दूसरा, गुजरात के स्टेट में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर रही है, ताकि फेक रजिस्ट्रेशंस ना ले सके लोग। नेक्स्ट, अच्छा, आगे आपन ने एक और एंट्री पढ़ी थी, प्रोसीजर पढ़ा था, जिसमें था कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आधार का ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। जिसमें अपन ने दो बाइफरकेशंस किए थे कि अगर कोई बंदा न्यू रजिस्टर्ड है तो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे कराएगा, या पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको कैसे कराना है। अमेंडमेंट किस में है? जो न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहा है जीएसटी कानून में, उसको आधार को ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो खुद का कराऊंगी, सॉरी, एचयू करता है, एचयूएफ है तो करता, कंपनी है तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, एओपी, बीओआई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये सब अपन ने पढ़ा था। अच्छा, कितने दिन में? या तो जिस दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या माना जाएगा, जिस दिन आधार को ऑथेंटिकेशन हुआ, या फिर 15 दिन जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट हुई, विच एवर इज अर्लियर, ये अपन ने पढ़ा था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या बोलते हैं? बाकी पूरा प्रोसेस सेम है कि कर्ता का होगा एचयूएफ में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एओपी, 15 दिन वाला टाइम, ये सब सेम है। सिर्फ कहाँ चेंज है? जो रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट हुआ है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, उसमें थोड़ा वो ऐड ऑन हुआ है। वो क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, biometric based Aadhaar authentication of high risk applicants who opt for authentication of Aadhaar number has been introduced on a pilot basis in the state of Gujarat। मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और इम्प्रोवाइज करने के लिए, फेक रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन, सॉरी, फेक रजिस्ट्रेशन कम करने के लिए, जो हाई रिस्क एप्लीकेंट्स हैं, यानी जिनका सिक्योरिटी पर्पसेस या रिस्की एरिया में फॉल करते हैं, उनका आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? गुजरात के स्टेट में। जो क्या बोलता है? एन एप्लीकेंट who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on common portal on basis of data and risk parameters shall be followed by biometric based Aadhaar authentication and taking photograph। मतलब आपने डेटाबेस से गवर्नमेंट को पता चलता है कि इसका ये जो इंडिविजुअल है ये रिस्की इंडिविजुअल है, हाई रिस्क एरिया में इन्वॉल्व है, रिस्क प्रोन इंडिविजुअल है। डेटा से पता चलता है, रिस्क पैरामीटर से एनालाइज करने में पता चलता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि उसको कॉमन पोर्टल पे जाके आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा राधा, आई शुड से, और फोटोग्राफ्स लेगा वो किसकी? उस खुद एप्लीकेंट की, जहाँ पे कि वो इंडिविजुअल है, या फिर कोई और इंडिविजुअल, यानी जैसे कंपनी, एओपी, बीओआई, मतलब उसकी फोटोग्राफ लेगा अलॉन्ग विथ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विथ एप्लीकेशन RAG01 एट वन ऑफ द नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर्स। यानी खुद की फोटोग्राफ्स के साथ में डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी अपलोड करेगा।
इस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को कंप्लीट तभी माना जाएगा जब जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट है। ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है और एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। मतलब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट कैसे होगा? फोटोग्राफ डालोगे, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट या तो खुद की या एओपी कंपनी, बीयूआई ट्रस्टी, जो भी एचयूएफ उनकी डालोगे। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट तब ही माना जाएगा, एप्लीकेशन तब भी कंप्लीट मानी जाएगी जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है और इस कंप्लीशन के प्रोसेस के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। मान लो कोई बंदा ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, किसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, तो अपन ने पढ़ा था कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। अब थोड़ा प्रोसेस में चेंज हुआ है। वो बोलता है प्रोसेस कि कोई नया रजिस्ट्रेशन है और उसने ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, या तो वो फेल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, उसने ऑप्ट ही नहीं किया, या फिर who has undergone authentication of Aadhaar number is identified on common portal on basis of data for carrying out physical verification of place of business, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन 30 दिन के बाद ही मिलेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद। मतलब क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है कि अगर पहले तो क्या पढ़ा था कि अगर कोई आप मान लो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में अभी जो अमेंडमेंट्स हुए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उसमें पैन का कराना पड़ेगा लिंकिंग डेटाबेस से, सीबीडीटी के जो भी आया हो, और एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। फिर अपन ने पढ़ा कि आधार ऑथेंटिकेशन जो नए रजिस्ट्रेशन को कराना है उसमें एक पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट भी होगा, जिसमें कि उसको खुद की फोटोज अलॉन्ग विद ओरिजिनल कॉपीज अपलोड करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन तभी ग्रांट होगा जब पूरा प्रोसेस जो रिस्की असेसीज का है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रिस्क्राइब जो भी प्रोसेस है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पर मान लो उस असेसी ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो क्या होगा? अपन ने पढ़ा था फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, राइट? पर अब जाके गवर्नमेंट बोलती है, थोड़ा अमेंडमेंट है भैया। क्या अमेंडमेंट है? कि या तो मैं आधार ऑथेंटिकेशन कराना भूल गई, या फेल हो गई, या मैंने ऑप्ट ही नहीं किया, या फिर मैं उस रिस्की पैरामीटर्स में आ रही हूँ जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है गुजरात में, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है, या प्रॉपर ऑफिसर जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बिलो वाला रैंक नहीं है, उसको लगता है कि कोई और एसएससी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। तो इन तीनों ही केस में, कौन से तीनों केस में? आधार ऑथेंटिकेशन भूल गई या नहीं कराया, रिस्की वाले में फॉल कर रही हूँ, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आधार फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए था, तीनों ही केस में मेरे को रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट होगा? 30 दिन के बाद ही ग्रांट होगा। 30 दिन कहाँ से? जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद ही 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। मतलब पहले फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में। समझना, छोटे अमेंडमेंट्स हैं। हमने पढ़ा था कि एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है रजिस्टर्ड पर्सन को। सबसे पहली बात, इनवॉइस कब इशू करते हैं? जब टैक्सेबल सप्लाई करते हो, बहुत क्लियर है। अच्छा, बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हो? जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करते हो, तब अपन ने पढ़ा था हम इनवॉइस इशू नहीं करते, हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सामने वाले को अच्छा, अगर आप कंपोजिशन में हो तो आप सामने वाले से टैक्स लोगे नहीं, अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो उस पर टैक्स लगेगा नहीं, तो इनवॉइस इशू करके क्या करोगे? देयरफॉर गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर दूसरा ही एक प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्यूमेंट जो बोलता है बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा अगर आप कंपोजिशन या एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो। कॉन्सिक्वेंटली एक न्यू एंट्री डाली गई। अच्छा, पहले ऊपर पढ़ते हैं पुरानी एंट्री क्या पड़ी थी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 46, 49 और 554, ये 542 नहीं है, 54 है। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो क्या इशू करेगा? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। यानी मैं टैक्सेबल भी इशू कर रही हूँ और एग्जेम्प्ट भी इशू कर रही हूँ, तो मैं क्या इशू करूँगी? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सिर्फ टैक्सेबल करती तो इनवॉइस, सिर्फ एग्जेम्प्ट करती तो बिल ऑफ सप्लाई, दोनों कर रही हूँ तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। पर इसमें एक अमेंडमेंट लाई गई
Rule 46A is amended accordingly to make that obligatory on the part of a registered person who is supplying taxable as well as exempt goods or services or both to unregistered person to include relevant particulars as prescribed in Rule 46, 49 और 54 as applicable by issuing invoice cum bill of supply। मतलब क्या बोल रहा है, अब जो particulars रूल 46 में मेंशन थे, कौन से रूल 46 में थे, टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स कंटेंट्स, जो रूल 46 किसका है, टैक्स इनवॉइस का, उसमें जो भी कंटेंट्स या पर्टिकुलर्स मेंशन थे वो सिमिलरली किसको लग जाएंगे 46A में, मतलब इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में जो जो पर्टिकुलर्स टैक्स इनवॉइस में आ रहे थे वो पर्टिकुलर्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में भी अब आपको डालने पड़ेंगे। करेक्ट है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना ही बोलता है कि पर्टिकुलर सेम हो जाएंगे, अदरवाइज देन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अभी भी कब इशू होगा, जब टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइस जनरेशन, मतलब एक सर्कुलर लाया गया, क्या बोलता है, वेदर exemption from mandatory generation of e-invoice available for the entity as a whole or whether the same is available only in respect of certain supplies made by the entity। बहुत फालतू सा क्लैरिफिकेशन पूछा गया गवर्नमेंट से कि मान लो मेरे पे ई इनवॉइस की लाइबिलिटी आई है, तो क्या मेरे पूरी कंपनी पे, पूरी एंटिटी पे ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी या कुछ सप्लाईज के केस में ही मेरे को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई, इसमें तो पूरी एंटिटी पे ई इनवॉइस लगेगा, भले ही आप कोई भी नेचर की सप्लाई कर रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मैं कौन सी नेचर की सप्लाई कर रही हूँ, पूरी एंटिटी पे ही मेरे को ई इनवॉइस की लाइबिलिटी आई है, देयरफॉर ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सप्लाई के नेचर से रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है कि एंटिटी को ई इनवॉइस को एक पर्टिकुलर सप्लाई के केस में बनाना है, ऐसा नहीं है, सारी जो भी एक्स वाई जेड जितनी भी सप्लाई कर रही हो ए से लेके जेड, सभी सप्लाई केस में ई इनवॉइस बनेगा। जैसे कि एक बैंकिंग कंपनी है, वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, मैं ऑल्सो भी एग्जाम्पल इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स सच एज बुलियन, वो बैंकिंग सर्विस भी दे रही है और बुलियन भी बना रही है, तो said banking company is exempted from issuance of e-invoice for all supplies and will not require to be issue e-invoice with respect to any supply made to it, मतलब made by it, sorry, मतलब बैंकिंग कंपनी चाहे बैंकिंग सर्विस दे रही हो चाहे बुलियन बेच रही हो, दोनों ही केस में अगर ई इनवॉइस नहीं लग रहा है तो दोनों ही केस में ई इनवॉइस नहीं लगेगा, और दोनों में लग रहा है तो पूरे में लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग का ई इनवॉइस दिया, सिर्फ बुलियन का दिया, पूरी एंटिटी एज अ होल पे लगेगा, सप्लाई के नेचर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, एक ई वे बिल का चैप्टर पढ़ा था अपन ने, जिसमें बोला था कि ई वे बिल बनाने की नीड नहीं है इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से क्रॉस हो जाती है। कब जरूरत नहीं है, अगर आप ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यानी ज्वेलरी इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, गोल्ड स्मिथ यानी सोना चांदी प्रेशियस स्टोन ये सब ट्रांसफर कर रहे हो, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट बोलती है ये विड्रॉ हो गया, माइनर ये एमसीक्यू में आ सकता है, गवर्नमेंट बोलती है विड्रॉ हो गया, मतलब अब ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अब तो है, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, ये जो भी प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन, इन सब पे, जेम्स, इन सब पे ई वे बिल अब बनेगा, पहले नहीं बनता था, अब बनेगा। नेक्स्ट, सॉरी, पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आया है पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या बोलती है क्लैरिफिकेशन, अच्छा अपन ने पढ़ा था clarification regarding electronic cash ledger to be updated on basis of e-scroll of RBI in case of failure of bank to communicate details of CIN to the portal। CIN is चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब बैंक अगर डिटेल्स चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर की कॉमन पोर्टल को अपडेट करना भूल जाती है, रह जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ई स्क्रॉल बेसिस पे भी अपडेट हो सकता है। क्या बोलता है, पढ़ते हैं, इन केसेस वेयर बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड थ्रू e-payment mode to GST system for updating the electronic cash ledger, ECL of such persons are updated next day on the basis of RBI e-scroll file containing successful payment made against CIN as shared by bank with RBI। मतलब बैंक क्या करती है,
जो CIN की डिटेल्स है कॉमन पोर्टल को अपडेट उसको करनी पड़ती है। पर काफ़ी बार ऐसा होता है बैंक अपडेट करना भूल जाती है और पेमेंट कैसे हुआ हुआ होता है, ई पेमेंट से हुआ हुआ होता है। तो उस केस में सॉरी उस केस में जो ECL है टैक्स पेयर्स का, वो वेरी नेक्स्ट डे अपडेट हो जाता है। कैसे अपडेट होता है? RBI की एक ई स्क्रॉल फाइल है, उसके थ्रू सक्सेसफुल पेमेंट का जैसे ही डिटेल्स आ जाती है तो वो अपडेट हो जाता है। हाउएवर ऐसा कोई प्रोविजन एज ऑन नाउ GST रूल्स में नहीं है कि ECL को आप ई स्क्रॉल बेसिस पे अपडेट कर सकते हो। तो इसी रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक लॉ का प्रोविजन लाया गया जिसमें कि ये बोला गया ECL भी अपडेट हो सकता है। कैसे हो सकता है? ई स्क्रॉल बेसिस पे। इन ऑर्डर टू रेगुलराइज द प्रोसेस टैक्स पे ऑफ अपडेटिंग ECL ऑफ टैक्स पेयर ऑन बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल डेटा रिसीव फ्रॉम RBI इन केसेस वेयर पेमेंट हैज बीन रिसीव सक्सेसफुली but bank fails to share the signed CIN with GST system, following proviso has been inserted to Rule 87। क्या बोला गया? एज ऑफ नाउ तो कोई प्रोविजन नहीं है, पर इसी प्रोसेस को रेगुलराइज करने के लिए ये रूल लाया गया। क्या बोलता है? जहाँ पे कि बैंक CIN की डिटेल्स कम्युनिकेट करना रह जाती है, भूल जाती है, ECL इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो सकता है ई स्क्रॉल बेसिस पे, where details of such e-scroll are in conformity with the details in challan generated in PMT 06 on the common portal। और उसकी जो डिटेल्स है ECL अब ई बेसिस पे, ई स्क्रॉल बेसिस पे, RBI की ई स्क्रॉल बेसिस पे अपडेट हो जाएगा और जो भी डिटेल्स उसके चलान में है वो सेम होनी चाहिए PMT 06 में, मतलब सॉरी, जो भी डिटेल्स ई स्क्रॉल में है वो चलान की डिटेल्स के साथ इन कन्फर्मिटी सेम होनी चाहिए, एज इट इज होनी चाहिए, और वो PMT 06 में भी अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है लास्ट चैप्टर, रिटर्न चैप्टर में, जो क्या बोलता है। अच्छा, काफ़ी बार अपन ने ऐसे केसेस पढ़े थे, सेक्शन 37 इज GSTR 1 वाला, जिसमें कि ये बोला था कोई भी बंदा आगे वाले पीरियड्स की GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता अगर पिछले पीरियड का GSTR 1, 3B जो भी है वो फाइल उसने नहीं किया हो। ये अपन ने पढ़ा था, इसको अपन ने टर्म दिया था सीक्वेंशियल फाइलिंग। सीक्वेंशियल फाइलिंग यानी अगर भाई पिछला वाला 1, 3B फाइल नहीं किया, आप आगे वाला कैसे भर सकते हो? गवर्नमेंट कैसे अलाउ करेगी? उसमें अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर कोई बंदा QRMP में है और उस तो वो आगे वाला GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता। कब? अगर उसने पिछले टैक्स पीरियड का 3B फाइल नहीं किया हो, या QRMP में नहीं है तो भी वो 1 फाइल नहीं कर सकता अगर पिछले 2 महीने का 3B फाइल नहीं किया हो, या फिर रूल 86B का वायोलेशन किया हो। 86B वॉज 1% मिनिमम कैश में लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा। इन 3 केस में अपन ने पढ़ा था आप आगे वाला GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कि भाई अमेंडमेंट होने के बाद आप अब आगे वाला GSTR 1 कब फाइल नहीं कर सकते? अगर आप QRMP में है। ये वाला अमेंडमेंट तो इसमें तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं है कि पिछले टैक्स पीरियड का 3B फाइल हो जाना चाहिए तो इस पीरियड का आप 1 फाइल कर सकते हो। अमेंडमेंट किस में है कि अगर आप QRMP में नहीं हो और आपने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया तो इस महीने का 1 फाइल नहीं कर सकता। पिछली वाली एंट्री, इससे पहले एंट्री क्या थी कि आपको लास्ट 2 महीने का 3B फाइल करना है। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया, 1 महीने का ही करना है, मतलब कंप्लाइंस कम कर दी। अब लास्ट 2 महीने का कंपल्सरी 3B फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट महीने का 3B फाइल हो जाना चाहिए, तो आप इस महीने का 1 फाइल कर सकते हो। अच्छा, रूल 86B के वायोलेशन वाली जो कंडीशन थी वो तो विथड्रॉ ही कर दी, यानी वो हटा दी। अब उस कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वायोलेशन किया 86B का तो भी अब आप GSTR 1 तो फाइल कर सकते हो। इसकी जगह एक नई कंडीशन लेके आ गए। ये समझना क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन to whom an intimation has a registered person to whom an intimation has been issued on common portal under provisions of sub-rule 1 of Rule 88C in respect of a tax period shall not be allowed to furnish details of outward supplies of goods or services or both
under section 37 in GSTR 1 or using invoice furnishing facility for a subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons of amount unpaid as required under Rule 88C. मतलब पूरा ऊपर से पढ़े तो आप अगले पीरियड का GSTR 1 नहीं भर सकते. कब? 4 चीज़ें हैं. फर्स्ट इज, अगर आप QRMP में जा रहे हो, पिछले टैक्स पीरियड का 3B फाइल होना चाहिए. QRMP में नहीं जा रहे हो, पिछले महीने का 3B फाइल होना चाहिए. रूल 86B वाली कंडीशन तो विथड्रॉ कर लिया, यानी उसका अब रेलेवेंस नहीं है. नई कंडीशन इम्पोज कर दी रूल 88C वाली, जो क्या बोलती है. अच्छा, रूल 88C नया आया है जो अपन अभी नीचे पढ़ेंगे. दिस इज रूल 88C, जो क्या बोलता है. रूल 88C में क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ. अगर आपके GSTR 1 और GSTR 3B में आउटवर्ड सप्लाईज में डिस्क्रिपेंसी है, या फिर IFF में जो आपने डिटेल्स फर्निश की और 3B में डिस्क्रिपेंसी है, तो आपको कॉमन पोर्टल एक नोटिस देगा जिसका रिप्लाई करते हुए या तो आप उसको रीजंस बता दो कि डिफरेंस क्यों है, या फिर अगर आपके पास रीजंस नहीं है तो जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है तो वो आप डिपॉजिट करा दो. अच्छा, कैसे डिस्क्रिपेंसी होगी? हो सकता है क्या यही होगा, GSTR 1 में आपने सेल ज़्यादा बताई होगी और 3B में कम बताई होगी. यही हुआ होगा, तभी डिस्क्रिपेंसी से गवर्नमेंट को इफेक्ट हो रहा है कि 1 में आपने सेल ज़्यादा बताई, देयरफॉर ITC ज़्यादा पास ऑन कर दी. 3B में आपने कम बताई, देयरफॉर गवर्नमेंट का आउटपुट का पेमेंट कम हुआ. तो मतलब 1-3B में डिफरेंस है, तो आपके पास नोटिस आएगा, या तो उसका रिप्लाई करो या उसको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी डिपॉजिट करा दो. तो मतलब ये क्या बोल रहा है, एक बंदा रजिस्टर्ड पर्सन 1 या IFF तब तक फाइल नहीं कर सकता जब तक कि उसने रूल 88C में या तो रीजंस नहीं बता दियो या फिर एडिशनल लाइबिलिटी का डिपोजिशन नहीं करा दिया, और तब तक आगे पीरियड का 1 फाइल नहीं कर सकता. अब पहले पढ़ते हैं रूल 88C है क्या. एक नया रूल इंसर्ट हुआ है जिसमें ये बोलता है टैक्स पेयर को इंटीमेशन जाएगा. इंटीमेशन यानी बताया जाएगा. क्या चीज़ बताई जाएगी कि आपकी जो आउटवर्ड लाइबिलिटी आपने 1 और 3B में बताई है उसमें डिफरेंस है, तो या तो उसके डिफरेंस के रीजंस एक्सप्लेन करो या फिर पे कर दो लाइबिलिटी, जो डिफरेंशियल लाइबिलिटी उसको पे कर दो. क्लैरिफिकेशन क्या बोलती है, अ न्यू रूल 88C हैज़ बीन, ये इंपॉर्टेंट है, a new rule 88C has been introduced to determine a mechanism for dealing with difference in liability reported in GSTR 1 and 3B. एक नया रूल लाया गया जिससे कि अगर अब आउटवर्ड लाइबिलिटी में डिफरेंस है तो पता चल जाएगा आपको, टैक्स पेयर को इंटीमेशन जाएगी 1 और 3B में डिफरेंस है तो. अकॉर्डिंगली where tax liability as per 1 for a tax period exceeds as per GSTR 3B, ये 3B करना 8 नहीं, for that tax period by more than a specified extent, यानी जो GSTR 1 में आपने लाइबिलिटी बताई है वो ज़्यादा है किससे, 3B से. कितनी ज़्यादा है, कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज है उससे ज़्यादा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को पोर्टल से, कॉमन पोर्टल से एक इंटीमेशन आएगा जिसमें या तो उसको पेमेंट करना होगा डिफरेंस लाइबिलिटी का या फिर उसके रीजंस स्पेसिफाइड टाइम में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. स्पेसिफाइड टाइम उस नोटिस में लिखा हुआ होगा कि आप 5 दिन 10 दिन में रिप्लाई करो. Unless taxpayer either deposits amount specified in said intimation or furnishes a reply, यानी जब तक कि मैं या तो रिप्लाई ना दे दूं या फिर टैक्स का जो लाइबिलिटी का पेमेंट है वो ना कर दूं, मैं IFF या GSTR 1 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का फाइल नहीं कर सकती. ये सेम चीज़ अपन ने अभी ऊपर पढ़ी कि मैं 1 फाइल नहीं कर सकती जब तक कि या तो मैं रीजंस ना दे दूं या डिफरेंशियल लाइबिलिटी का पेमेंट ना कर दूं. तो रूल 88C क्या बोलता है, एज फॉलोज है, where tax payable by a registered person in accordance with statement of outward supply furnished by him in GSTR 1 exceeds then furnished by him in GSTR 3B, यानी 1 में GSTR 1 में ज़्यादा है 3B से. इसका मतलब ये हो गया कोई सर्टेन परसेंटेज से तो मेरे को एक इंटीमेशन आएगा उस डिफरेंस का.
तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरे पास सच इंटीमेशन, अच्छा जो इंटीमेशन आएगा वो कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म में आएगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म यानी जैसे REG01 रजिस्ट्रेशन का है वैसे इसका भी कोई फॉर्म होगा, गवर्नमेंट बताएगी। इलेक्ट्रॉनिकली आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिकली आएगा। कहाँ पे आएगा, कॉमन पोर्टल में अपनी ID लॉगिन करोगे तो वहाँ दिखेगा आपको इंटीमेशन आएगा, और वो मेरे को एक उसकी कॉपी मेरे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भी भेजेंगे। उस इंटीमेशन में difference between 1 and 3B will be highlighted and he will be directed to, उस इंटीमेशन में क्या होगा, GSTR 1 और GSTR 3B में जो भी डिफरेंस है उसके रीजंस उसके बारे में हाईलाइट होगा, उसका डिफरेंस हाईलाइट होगा, और मेरे को डायरेक्शन दी जाएगी, मेरे को ये गवर्नमेंट बोलेगी, ये बोला जाएगा कि या तो मैं डिफरेंस लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर दूं या फिर इसके रीजंस दे दूं। कितने दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट बोलेगी या तो आप इसके रीजन दो या पेमेंट कर दो, और तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा जब तक मैं ये नहीं करूंगी मैं आगे वाले पीरियड का 1 फाइल नहीं कर सकती। सच रिसिपिएंट, अच्छा जैसे ही मेरे को अब इंटीमेशन मिली तो मैं क्या करूंगी, या तो लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का पेमेंट कर लूंगी कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर उसका रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे ही फर्निश करूंगी कि भाई मेरे हिसाब से रीजंस ये है जिसके कारण डिफरेंस आ रहा है। कितने दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर दूंगी। Where any amount specified in the said intimation remains unpaid within 7 days period, या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, यानी मैंने 7 दिन में कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना एक्सप्लेनेशन दिया हो, ना ही कोई उसका रिप्लाई दिया हो, ना ही कोई पैसा डिपॉजिट कराया हो, एंड वेयर नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, और एक्सप्लेनेशन फर्निश तो किया पर एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी या तो मैंने पैसा पेमेंट करना था पर किया नहीं 7 दिन में, या रीजन से नहीं दिए, या दिए तो पर सामने वाला प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे, अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं लगे, तो प्रॉपर ऑफिसर मेरे से वो पैसा रिकवर कर सकता है सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग। 79 कोर्स में नहीं है पर उसके अगेंस्ट में, सॉरी 79 में जाके मेरे अगेंस्ट में रिकवरी कर सकता है। Further, a registered person to whom such intimation of difference in GSTR 1 and 3B for a tax period is issued, यानी जब मेरे को 1 और 3B में जो डिफरेंस का इंटीमेशन इशू हुआ है will be blocked from furnishing 1 और IFF for subsequent period unless, जब तक कि मैं या तो रीजन ना दे दूं या पैसा डिपॉजिट नहीं करा दूं। मतलब अगर मेरे को 1 3B में जो डिफरेंस है इंटीमेशन है वो दिया गया है और मैंने या तो उसका रीजन या पेमेंट नहीं किया, जो भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो मैं आगे वाले पीरियड का 1 फाइल नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड्स, a registered person to whom intimation is issued under Rule 88C has been issued on common portal in respect of tax period shall not be allowed to furnish details of outward supply in 1 or IFF for subsequent period unless, कब तक नहीं, जब तक या तो मैं डिपॉजिट नहीं कर दूं या रीजंस नहीं दे दूं। वही एक ही बात है। क्या बोल रहे हैं पूरा रूल मैं सम अप कर देती हूँ कि अगर 1 और 3B में कोई डिफरेंस है कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा, मेरे को एक इंटीमेशन आएगी कॉमन पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिकली, या तो मैं उसका रीज़न दूँ या पेमेंट कर दूँ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। कितने दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर। अगर मैंने नहीं किया तो आगे वाले टैक्स पीरियड का ना मैं 1 फाइल कर सकती हूँ ना मैं IFF फर्निश कर सकती हूँ। इससे क्या होगा पता है, आगे वाले को ITC नहीं मिलेगी, ITC रुक जाएगी। क्लियर है? चलिए लास्ट अमेंडमेंट पढ़ते हैं, लेट फीस में आया है। लेट फीस में अपन ने रूल 47 में पढ़ा था कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो आप पे लेट फी लगेगी। GSTR 1 लेट फाइल किया हो, क्या बोल रहा है ये कि अगर आपने लेट फाइल, सॉरी, कि अगर आपने GSTR 1, GSTR 3B 4 या 5 या GSTR 10 लेट फाइल किया है तो आप पे कितनी लेट फी लगेगी, या तो 100 रुपया 100 रुपीज पर डे या 5000 विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम 5000 लगेगी, अपर कैप है 5000 से ज़्यादा नहीं लगेगी, 100 रुपया पर डे टिल द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कंटिन्यूज। अब गवर्नमेंट ने जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हो उसमें एक नया लेट फी प्रिस्क्राइब करी है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023, मतलब 2022 से 2023 लेट फी ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है। क्या लेट फी प्रिस्क्राइब करी है,
ये क्यों प्रिस्क्राइब करिए? रेगुलराइजेशन करने के लिए कि अब से 2022-23 ऑनवर्ड्स एनुअल रिटर्न लेट फाइल किया तो ये लेट फी होगी। फर्स्ट केस इज, ऐसा कोई बंदा है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर 5 करोड़ या उससे कम है तो मेरे पे लेट फी कितनी लगेगी? विच एवर इज लोअर, दोनों में से विच एवर इज लोअर। फर्स्ट इज या तो 50 रुपया पर डे, हर दिन का 50 रुपया। CGST और SGST में कितना हो जाएगा? 25-25। तो या तो 50 रुपया पर डे या फिर 0.04%, 0.04 कह रही हूँ, 0.40 नहीं कह रही हूँ, 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। यानी सी में कितना हुआ? 0.02, एस में 0.02। तो या तो विच एवर इज लोअर 50 रुपया या फिर 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, विच एवर इज लोअर। कब? अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है। अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है, मतलब 5 से तो ऊपर है पर 20 या उससे कम है, उस केस में मेरे पे लेट फी कितनी लगेगी? या तो 100 रुपया पर डे यानी 50 + 50, या फिर वही 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, विच एवर इज लोअर। इसमें सिर्फ चेंज क्या है? 50 का 100 कर दिया, बाकी परसेंटेज वाइज सेम है। सिर्फ अगर 50 से 100 चेंज कर दिया, मतलब 5 करोड़ तक या उससे कम है तो 50 रुपया या 0.04%, 5 से 20 के बीच में है और या फिर 20 इंक्लूडेड है तो 100 रुपया या फिर 0.04, और 20 से ऊपर है तो विच एवर इज लोअर 200 रुपया फॉर द पीरियड फॉर विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज ऑब्वियसली, यानी 100C 100S, या फिर 0.50 कर दिया, 0.50% ऑफ टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी 1.25%, 0.25 इन C एंड 0.25 इन S। इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं सवा पाव, जो भी बोलते हो, सवा नहीं पाव बोलना चाहिए, बेटर है, सही है। तो अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो 50 रुपया या 0.04, 5 करोड़ से ऊपर है, 20 करोड़ या उससे कम है तो 100 रुपया या फिर 0.04, और 20 से भी ऊपर है तो 200 रुपया, यानी C और S में 100 और 100, या फिर 0.50% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी C और S में कितना हो जाएगा? 0.25। क्लियर है? यहाँ पे आपके अमेंडमेंट जितने भी हैं वो ख़त्म होते हैं। इन केस कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी, आप बता दीजिए, पूछ लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9166610248। आप फील फ्री टू आस्क मी। मेरे एंड पे सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट है। अच्छा, एग्ज़ाम में अमेंडमेंट्स करके जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स। तो एग्ज़ाम में अमेंडमेंट्स से तो क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। क्लियर है? Thank you. Bye. All the best for your exams.